नाउ नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। नीचे लिखो ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क एन across any two terminal AB can be equivalent representation by a, देखो करंट सोर्स IN and parallel impedance ZN, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। एक पहली बात तो माइंड में आता है कि सर ये लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, ये थियोनिस थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे वहाँ पे क्या था, सेम वही चीज़ है कि भाई ये कोई नेटवर्क है, ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल नेटवर्क, ये डिस्कस कर चुके हैं। अक्रॉस एनी टू टर्मिनल, मान लो ये नेटवर्क है, अक्रॉस एनी टू टर्मिनल कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय एक करंट सोर्स। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, एक करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और एक पैरेलल इंपीडेंस ZN के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ZN, ठीक है, ये IN और ये हो गया आपका ZN, यही बोला है। ये याद रखना कि ZN का जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा किधर से किधर है, B से A की तरफ, B टू A की तरफ, दैट इज करंट सोर्स। ये क्या है, दैट इज करंट सोर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब माइंड में आता है कि ठीक है, रिप्रेजेंटेशन था, जैसे वहाँ पे थियोनिस थ्योरम में हमने क्या किया था कि कोई नेटवर्क है, किसी टर्मिनल AB करस्पॉन्डिंग या XY जो भी मान लो, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन मतलब इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग BTH और ZTH के करस्पॉन्डिंग करते थे। अब माइंड में आता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है कि इनको करंट सोर्स में और उसके पैरेलल में, वहाँ पे सीरीज में था वोल्टेज और इम्पीडेंस था, और यहाँ पे क्या है पैरेलल में और इम्पीडेंस, मतलब इम्पीडेंस यहाँ पैरेलल में है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, ठीक है, और वो भी वहाँ पे दोनों सीरीज में थे, यहाँ दोनों पैरेलल में, बस यही फ़र्क है। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर बात आती है कि दोनों को कैसे डिटरमाइन किया जाए। भाई ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट तो कर सकेंगे, लेकिन हाउ टू डिटरमाइन IN और ZN, बात यहाँ पे आके फंसती है। चलो, इसके लिए ऐसा सोचो, पहले हमेशा बेसिक से चलना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव भी बनता है ना वो क्लियर हो जाए। अब ये बताइए, अगर नॉर्मल सी बात है, इस AB करस्पॉन्डिंग अगर कोई लोड है तो भाई लोड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उस लोड में करंट डिटरमाइन कर सकते हैं, जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जिस टर्मिनल करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है, पहले तो उसको ओपन किया ना, ओपन करके ही तो रिप्रेजेंट किया। फिर इसके बाद जब इसको इस तरीके से दिखा देंगे तो फिर इसके बाद उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन भी कर लेंगे। अब ये बताइए, इसी को जैसे बोला हमने, इसी को अगर हमको IN निकालना है तो क्या कर सकते हैं। IN को डिटरमाइन करने के लिए एक तो तरीका ये बनता है कि ठीक है, यहाँ पे जो भी है, इसको जो आपने A और B से जो भी लोड था उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, ISC कर दो, ये क्या था IN, ठीक है,
जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गई, जो कि क्या होगी, आई एन के बराबर होगी। नहीं, यहाँ पे देखो, कहने का मतलब हुआ अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो आई एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, आई एस सी के बराबर। आई एन दिस इक्वल टू आई एस सी। ये जो भी करंट होगी वो किधर से पास कर देगी, शॉर्ट सर्किट से ना, इसमें तो पास नहीं करेगी। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। अब ये बताओ, इसी चीज़ को फाइंड करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो आई एस सी दिस इक्वल टू आई एन। हाँ, आई एस सी का डायरेक्शन किधर से है, किधर से किधर है, ए टू बी, ये भी याद रखो, क्योंकि इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन में ये बहुत। आई एस सी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो नीचे लिख लो आई एन के, पहले तो आई एन के बारे में कि आई एन कैसे डिटरमाइन करेंगे। आई एन के लिए क्या, आई एन इज द नॉर्टन करंट is the short circuit current across AB। ठीक है, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि नॉर्टन जो करंट है इज द शॉर्ट सर्किट करंट है। यहाँ से कर सकते हैं कि नॉर्टन करंट क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, और किसके करस्पॉन्डिंग, अक्रॉस AB करस्पॉन्डिंग। पहले बताओ यहाँ तक तो क्लियर है कि नहीं, कि हमको अगर आई एन निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी नेटवर्क है उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करने के करस्पॉन्डिंग, शॉर्ट सर्किट करके जो भी वैल्यू आएगी आई एन की, आई एस सी की, वही क्या होगी, आई एन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पहले बताओ इतना तो क्लियर है। अब नेक्स्ट टारगेट, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, किसके ऊपर फोकस करना है, जेड एन के ऊपर। ठीक है, इसको बना लिया होगा, जल्दी से बनाओ। अब आते हैं इम्पीडेंस करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए हमको जेड एन चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, जेड एन। अब जेड एन को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ये बताइए। अगर जेड एन को निकालना है तो फिर वही बात कि अगर ये वैल्यू किसी तरीके से जीरो हो जाए, अगर इस वैल्यू को जीरो कर दें तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, दैट इज जेड एन दिस इक्वल टू ए बी। और ये जो ए बी होगा जेड इक्विवेलेंट, मतलब जेड इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग, जेड एन करस्पॉन्डिंग। ये कब हुआ, जब हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। नहीं, इसका मतलब कि अगर हमको जेड एन चाहिए तो हमको ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर रिड्यूस टू जीरो। नीचे लिख लो, ऑल इफ ऑल source are reduced to zero। ठीक है, अगर ऑल इम्पिडेंस को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया जीरो करस्पॉन्डिंग, तो जो ए बी करस्पॉन्डिंग, जो ए बी से दिखेगा वो किस करस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस दिखेगा, वो जेड एन करस्पॉन्डिंग दिखेगा। तो इसको नीचे लिख लो, इम्पिडेंस जेड एन is equivalent impedance seen from AB if all impedance source are सोर्स नहीं बल्कि सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज भी हो तो भी रिड्यूस टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो फाइनली इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर हमको जेड एन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन कर रहे हैं उसके अंदर के जितने भी सोर्सेस हैं उनको उठा के जीरो कर दो। मतलब वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट और करंट है तो ओपन सर्किट। नहीं, पहले तो क्लियर है कि नहीं, इस चीज़ को जल्दी से बनाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बोला क्या, कि अगर करंट सोर्स है तो
आई एस करंट सोर्स है, तो जेड एन निकालने के लिए क्या करोगे, ये जीरो। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्लियर है कि नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे अगर वी एस है तो ये किसकी तरीके से हो जाएगा, वी एस की वैल्यू अगर जीरो कर दिया हमने तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरीके से। नहीं, सिंपली यही होगा ना। तो एक्चुअली जेड एन ठीक वैसे ही डिटरमाइन किया जाता है जैसे जेड टी एच थेवेनिन में। बस आपको करंट का डायरेक्शन हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी रिप्रेजेंट करना हो आई एन को तो बी टू ए रिप्रेजेंट करेंगे, और आई एस सी को रिप्रेजेंट करना है तो उसका डायरेक्शन किधर से होगा, ए से बी की तरफ। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। पूरा बना लो पहले। हमारा टारगेट है नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना। देखिए हमने क्या बताया था, नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, जिसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है। यहाँ पे हमको किसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है, एक्स वाई के। तो जिसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। ये है प्लस माइनस, ये हो गया आपका ये एक्स ये वाई। ये शॉर्ट सर्किट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एस सी ए 3 आई, और ये क्या 1 ओम, और यहाँ पे क्या है आई, और ये क्या है 5 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सिंपली आई एस सी जो है। अब बताओ KCL अप्लाई कर दें, KCL तो क्या मिलेगा, आई प्लस 3i दिस बी इक्वल टू आई एस सी। इट मीन्स व्हाट अबाउट आई एस सी दिस बी इक्वल टू 4i। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका है, ठीक है। अब क्या करो, इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस नहीं, -5 वोल्ट प्लस 1 इंटू आई प्लस जो भी है 0 दिस बी इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। तो आई एस सी कितना हो गया, 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आई एस सी तो ठीक है, आई एस सी दिस बी इक्वल टू आई एन, 20 एम्पियर तो आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ठीक है 20 एम्पियर हमको मिल तो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि आर एन को डिटरमाइन करना है। आर एन को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या बताया था पहले, आर एन मतलब आर टी एच जैसे डिटरमाइन करते हैं, डिक्टो वही चीज़ है। ठीक है, तो आर टी एच डिटरमाइन करने के लिए क्या करते थे, जिसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है उसको ओपन कर दो। लेकिन वो कब, जब ये क्या हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो। लेकिन यहाँ पे तो डिपेंडेंट सोर्स भी है ना, तो दैट्स वाई। और साथ में क्या करते थे कि जितने इंडिपेंडेंट सोर्स हो उसको उठा के जीरो। तो वोल्टेज सोर्स को अगर 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को उठा के जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट। तो पहले तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब दूसरा चीज़ आती है, 2 बातें आती हैं यहाँ पे कि एक तो पहली बात कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ओम। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लेके चले, हमने बताया था कि जैसे आर एन का मतलब आर टी एच, वही आर टी एच निकालना, सेम प्रोसीजर डिपेंडेंट सोर्स के लिए। क्या करते थे, 1 एम्पियर का वोल्टेज, 1 एम्पियर का करंट सोर्स या 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। किसी के माइंड में आया कि नहीं सर हम जो है क्या ले लें, यहाँ पे जो भी है ये एक्स ये वाई, दोनों तरीके से करके देखते हैं क्या दोनों अप्लीकेबल है कि नहीं। किसी के माइंड में आया कि नहीं सर हम जो है 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो हमको फोकस किस पे करना है, आई एन, आई पे। मतलब यहाँ पे आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट डिवाइड बाई आई। तो अगर 1 बाई आई डिटरमाइन कर लें तो बात बन जाए। आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, आई की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है -3i। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आई की वैल्यू सॉरी 3 नहीं 4i, क्यों, आई प्लस 3i, देखो आई प्लस 3i प्लस आई दिस बी इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, -4i। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दूसरा, अब इस लूप में घूम जाओ तो ये देखो प्लस माइनस आई प्लस
1 वोल्ट, दिस भी इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू क्या होगी -1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कैपिटल आई कितना हो गया +4, तो आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, दैट इज सॉरी 0.25 ओम। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.25 ओम डिटरमाइन तो कर लिया। क्लियर है। किसी के माइंड में ये भी आता कि नहीं सर करंट सोर्स क्यों नहीं लगाया, करंट 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा के देखते हैं क्या होता है। किसी का नहीं सर मैं चेक करना चाहता हूँ दूसरा मेथड भी, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने क्या बोल 1 एम्पियर करंट सोर्स ले लो, ठीक है। ये बताइए 3i 1 ओम और ये क्या है आई, इसके करस्पॉन्डिंग पोलरिटी लाइक दिस वन, 1 एम्पियर करंट सोर्स, यहाँ पे वोल्टेज V और ये I 1 एम्पियर। तो बेसिकली यहाँ पे RTH या RN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V के करस्पॉन्डिंग नहीं, 1 इंटू RTH या 1 इंटू RN दिस इक्वल टू किसके होगा V के, तो RN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग V, मतलब हमको V डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करने का, देखो पहली बात तो ये तो क्लियर हो गया था, डिटरमाइन मिल गया था, लेकिन हम दूसरा मेथड से भी चेक करना चाहते हैं क्या सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये बताइए इस पॉइंट पे I + 3i प्लस कैपिटल I दिस इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू -4i। अब इस लूप में घूम जाओ तो +i + v दिस इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी -i, v की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी -i। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर इस लूप में घूम जाए हम लोग तो I + v दिस इक्वल टू, नहीं सॉरी एक सेकेंड, और इस I की वैल्यू हमको पता है ना जी 1 दिस इक्वल टू -4i, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी -0.25, ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट आ जाएगा 0.25, और ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दो तो 0.25 ओम। बोले क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों मेथड से यहाँ पे कर सकते थे और आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आई एन की वैल्यू 20 एम्पियर थी ना, और आर एन की वैल्यू कितनी आई थी 0.25 ओम। रिप्रेजेंटेशन उसको बना देते हैं, भूल गए थे। ये बताइए करंट का डायरेक्शन किधर है, हमने क्या बताया था, जो भी एक्स वाई या जो भी था ए भी था, तो ए और ये क्या हो जाएगा बी करस्पॉन्डिंग। आई एन का डायरेक्शन बी टू ए, तो आई एन हो गया 20 एम्पियर और आर एन की वैल्यू दैट इज 0.25 ओम। ये हो गया प्रीवियस क्वेश्चन का नॉट एन इक्विवेलेंट। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का। अब देखना चाहते हैं इसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का था। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहली बात हमको डिटरमाइन करना है ए बी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो बन गया होगा, ये मिटा देते हैं, कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे कुछ लोग, बड़ी समस्या होती है ना। ये बताइए हमारा टारगेट क्या है, इसकी इसी चीज़ को, एक चीज़ तो फिक्स थी जो भी है, हमारा टारगेट क्या होगा, पहले आई एन डिटरमाइन करना। अगर कुछ भी नहीं समझना तो आई एन सीधा सीधा दिख रहा है कि 0 होगा। क्यों, हमने जब थेवेनिन्स थ्योरम डिस्कस किया था तो वहीं बताया था वी टी एच और आई एन की वैल्यू 0 मिलेगी बिना देखे ही कर सकते हैं। कब, जब उस सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो। देखो ये बताइए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है क्या, नहीं है। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो करके देख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट अब उसको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि करके देख सकते हैं। खैर चलिए, किसी को उठा के ये शॉर्ट सर्किट कर दो, ये ए और ये बी, तो ये तो आई एस सी हो गया। आई एस सी में डायरेक्शन किधर से किधर, बी टू ए, सॉरी ए से बी की तरफ होता है ना आई एस सी करंट, जो कि आई एन के बराबर होती है। रिप्रेजेंट जब करना है तो करंट सोर्स को बी टू डायरेक्शन किधर से,
ऐसे रिव्यू होता है बी टू ए की तरफ, कौन, आई एन, ठीक है। खैर ये बताइए 2 ओम कोई दिक्कत नहीं, प्लस वी, और ये 1 ओम, और ये क्या है 2 वी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। पहली बात तो क्लियर है। अब इस सर्किट में कहीं से भी देख लो, चाहे इस सर्किट में, चाहे, अब देखो करंट का डायरेक्शन क्या है 2V, ये करंट सोर्स है, ये क्या है करंट सोर्स है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दो, ये 1 ओम प्लस माइनस ये ISC तो यहाँ पे है, ठीक है, ISC कोई दिक्कत नहीं, ये 2 ओम प्लस V, ये कितना हो जाएगा 2 × 1, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं 2U, और ये 1 ओम। अब बताओ इस सर्किट में घूम जाओ, कहीं से भी घूमो, ISC का डायरेक्शन -2V प्लस 1 ISC प्लस 2 ISC, दिस भी इक्वल टू 0, और V की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड 2 ISC करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चाहे ISC को इन द टर्म्स ऑफ V, चाहे, ठीक है, V को 2 इनपुट कर दो तो 2, ये कितना था 4 ISC, और ये 3 ISC, दिस भी इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट माइनस ISC, दिस भी इक्वल टू 0, तो ISC की वैल्यू क्या मिलेगी 0, ये तो हम बोल रहे थे। तो इतना तो फिक्स है, नीचे लिख लो, एज नो इंडिपेंडेंट सोर्स दैट इज IN ऑलवेज क्या मिलेगा हमको 0। इतना तो क्लियर है कि IN की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब देखना चाहते हैं कि RN की वैल्यू क्या मिलती है। वैसे वेरीफाई भी कर लिया, कुछ लोगों को तबीयत ना खराब हो इस वजह से। अब हमारा मोटिव है कि ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसको जो करना है सॉल्व, क्या दूसरा मतलब RN डिटरमाइन करने के लिए 1 एम्पियर करंट सोर्स लें कि 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स क्या लें। ये क्या है 2V, ये 1 ओम माइनस प्लस ये V2, किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, पहली बात तो नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लेते हैं पहले, नहीं, अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो इसका मतलब हमको किस पे फोकस करना पड़ेगा, आई पे। RN डिटरमाइन करने का मतलब हो गया कि 1/1/I पे फोकस करना। अब ये बताइए, यहाँ से जब करंट जाएगी, इसमें करंट की बात होगी तो इसमें I + 2V, इस रूप में घूम जाओ, -1 -V प्लस क्या हो जाएगा I + 2V, दिस भी इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो -1 + I + V, दिस भी इक्वल टू 0। इतना तो कर सकते थे, ठीक है, इस लूप के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट, अच्छा V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, V की वैल्यू -2I, इतना तो फिक्स है कि V की वैल्यू -2I, I का डायरेक्शन देखो प्लस माइनस है ना, तो इसकी वजह से तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो -1 + I, और ये हो जाएगा -2I, तो दिस इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट I की वैल्यू -1 आ गई, तो RN की वैल्यू क्या मिलेगी -1, तो दैट इज -1 एम्पियर, नहीं ओम, सॉरी ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और किसी के दिमाग में आता कि नहीं सर, ये जो भी है, क्या हम इसको 1 एम्पियर के करंट सोर्स से कर सकते थे, करके देख लेते हैं। अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स है तो हमको किस पे फोकस करना है, V पे। तो RN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V के, V पे फोकस करना पड़ेगा। ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2V, ठीक है। और ये लाइक दिस वन। चलिए यहाँ से ये करंट कितनी जा रही है, इसमें 1 एम्पियर करंट,
तो V की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो गई? नॉर्मल सी बात है 2 इंटू 1, इस करंट करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस, तो 2 इंटू 1 -2 वोल्ट। पहले बता क्लियर है? ये जो V है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? -2 वोल्ट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमको इस V को चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है, ये बताइए इधर से जो करंट जा रही है 1 एम्पियर, इधर से 2, तो इसमें कितनी जाएगी? अगर ये Ix है तो इनकमिंग करंट 1 एम्पियर और ये 1 + 2V, तो ये हो जाएगा 1 - 2 × 2, तो ये हो जाएगा -3 एम्पियर। Ix की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई? 3 एम्पियर, -3 एम्पियर। इधर से जब करंट जाएगी -V प्लस 1 × Ix, तो 1 × -3 दिस इज इक्वल टू 0, तो V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? -3 - U, तो ये -3, और U की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? -2, तो ये 2, तो ये हो जाएगा -1, तो V की वैल्यू -1 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब Rn की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? -1 ओम। क्लियर है? दोनों से ही सॉल्व करके देख लिया हमने। ठीक है, तो दोनों ही मेथड यहाँ पे क्या है? एप्लीकेबल है। चलो, तो फाइनली रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे करंट सोर्स तो 0 है, तो जब करंट सोर्स 0 है तो क्या रहेगा? लाइक दिस वन, और यहाँ पे Rn की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? -1, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है -1, और ये हो गया A और ये हो गया B। करंट सोर्स को ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, In, और In की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? 0। ठीक है, या फिर और अच्छी तरीके से दिखाना चाहते हो इसी को, तो ये सिंपली सिर्फ Rn होगा, Rn की वैल्यू होगी और वो भी -1 ओम की करस्पॉन्डिंग, और ये हो जाएगा A और ये होगा B। कोई भी करंट सोर्स इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो ओपन सर्किट होगा। क्यों? क्योंकि In की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई। बना लो इसको। तो हमारा टारगेट है नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना। ठीक है, आवर मोटो नॉर्टन इक्विवेलेंट हमको बनाना है इसका। चलिए फोकस कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो, पहला टारगेट कि इसको AB करस्पॉन्डिंग बनाना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? In, ठीक है, और Rn। अच्छा, सिंपल सा तरीका, पहले इनको क्या करो, ये जो है आपके 10 और ये 5 प्लस माइनस ऐसे दिया हुआ है, ये 5 एट द एंगल 10 वोल्ट, ये कितना है? 10 ओम। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐसे देखो 3 और ये लाइक दिस वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ओम, और ये J4 ओम इंडक्टर है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे जो है ये कितना है? इसको आप ऐसे दिखा सकते थे क्या? -J10 ओम, ये हो गया A और ये हो गया आपका B करस्पॉन्डिंग। तो पहला टारगेट हमको हमारा क्या होगा? एक तो Rn निकालना है। ठीक है, Rn निकालने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहला हमारा टारगेट हो गया In निकालना, तो In जो कि शॉर्ट Isc के बराबर था, ये बताइए Isc का डायरेक्शन किधर? A से B की तरफ, तो ये हो गया Isc, दैट इज In। ठीक है, ऐसे दिखा देते जब हमने डिस्कस किया था। चलिए, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? Isc को डिटरमाइन करने के लिए सिंपली विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, देखो अगर इसको Vx मान लें या V1 मान लें, नहीं इसको V1 मान लो, एक करंट देखो, एक करंट इधर दिखा दो, एक करंट इधर, इधर I1 इधर I2 और इधर क्या है? Isc। फोकस Isc पे हमारा है, तो Isc दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है? सॉरी, Isc प्लस I1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 0। Isc की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? देखो V1 कहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ पे, तो V1 माइनस V0। ठीक है, तो Isc की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना? माइनस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। I1 की वैल्यू V1 माइनस 0, ऐसे V1 माइनस 0, और फिर ये देखो करंट किस डायरेक्शन कहाँ से निकले? नेगेटिव टर्मिनल से, दैट्स वाई -5 एट द एंगल 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 10 ओम, प्लस V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस J4 दिस इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करें? V1 कॉमन ले लो, 1 अपॉन
ये मिलेगा 1/10 और ये 3 प्लस इतने लिख सकते थे, और ये दिस इक्वल टू 5 एट द एंगल 10 डिवाइड बाई 10। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। चलिए नेक्स्ट टारगेट, अब हमारा टारगेट क्या होगा कि 5/10 क्या हो जाएगा, 5/10 दैट इज 0.5 एट द एंगल 10 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो 10 है। अगर कहीं पे भी हमने क्या बताया था, अगर 1/j है तो इसको क्या लिख सकते हैं -j, अगर कहीं 1/-j है तो इसको क्या लिख सकते हैं +j। तो ये क्या ऊपर हो जाएगा +j और 0.1 +j, और ये कितना होगा 0.1 प्लस, नहीं क्लियर है, +3 अपॉन ये देखो 3 + 4j। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे कि 3 + 4j किसके करस्पॉन्डिंग होगा। देखो 3 + 4j इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोलर फॉर्म में, तो ये मिलेगा 5 डिवाइड एट द एंगल 53, तो 1 ऐसे, ये दिस इक्वल टू 5 एट द एंगल 53.130 है। तो ये बताइए अगर 1/5 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 0.2, नहीं ये किसके किसके करस्पॉन्डिंग है 0.2, 1 कहीं पे भी अगर 1/5 है तो 10 से ऊपर 10 इंटू 0.1 हो गया बाई 5, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 0. क्लियर है, तो ये हो गया 0.2 एट द एंगल, ये -53 हो जाएगा 53.130। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब इसको ऐड कर लो, इसको चाहो तो और सॉल्व करो, प्लस 0.1 5.55, ये कितना हो गया वोल्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब हमारा टारगेट क्या है ISC, IN की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ से देखो V1 - 0 डिवाइड बाई V1 की वैल्यू है 2.1929 एट द एंगल 25.55 डिवाइड बाई 10 एट द एंगल -90। ठीक है, तो ये तो हो गया 0.21929 एट द एंगल, ये एंगल जब ऊपर जाके ऐड अप हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 115.55 क्या एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया ISC जिसको बोल सकते हैं IN। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो नॉर्टन करंट तो हमको मिल गई। ठीक है, चलो तो नॉर्टन करंट हमको जो मिली कितनी आ गई 0.21929 एट द एंगल 115.55 एम्पियर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ZN निकालना। ZN निकालने के लिए क्या सिंपल है, ZTH जैसे निकालते थे वैसे ही ZN निकालना है। उसमें क्या करते थे, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएगा रिड्यूस करके 0 कर देंगे। इसको पहले बनाओ जल्दी से। तो ये बताइए अगर आपको इसको रिड्यूस करके क्या कर देना है 0, और यहाँ पे क्या कर देना है ओपन, तो जो AB की करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट दैट इज सॉरी R नहीं बल्कि यहाँ पे क्या बोलेंगे ZN। क्यों, क्योंकि ये AC है ना, दैट्स वाई दैट इज Z इक्विवेलेंट। ये हटा दो। अब सिंपली ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, और इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में, तो ZN की वैल्यू जो होगी दैट इज -j10 प्लस 10 पैरेलल टू 3 + j4, तो ये मिलेगा -j10 प्लस 10 और ये 3 प्लस डिवाइड बाई 13 प्लस। ठीक है, अब ये बताइए ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 4 है, ये 3 + 4 जो आएगा ये तो डायरेक्ट है, ये 5 आएगा, 5 × 10 50 एट द एंगल 53.130। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले का देखना है। ठीक है, 10 से हाँ चलो नीचे वाले देखते हैं। 13 ये है 13 सॉरी कितना है 13 + 4j। ठीक है, शिफ्ट इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 13.6014 एट द एंगल 17.102। ठीक है, चलो ये बताइए 50 एट द एंगल 53.130 डिवाइड बाई 13.6014 एट द एंगल 17.102। ठीक है,
दिस इक्वल टू, ये कितना आएगा, तो पहली बात तो इसको इट इज लिख दो, और ये आ रहा है 3.67 प्लस जो भी है प्लस माइनस में एट द एंगल, लुक लाइक दिस वन, एट द एंगल 36.028, ठीक है। उसी में प्लस ऐड कर दो, ये कितना है 10 एट द एंगल -90, ठीक है। तो पहली बात ये जो आएगा 2.97296, ठीक है, -J7.8377, इसको अगर कन्वर्ट करो तो ये आ रहा 8.3826 एट द एंगल, ये -69.227 ओम, ठीक है। तो 8.69 जो भी है, एंगल कितना आया 69 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो अब इसको कन्वर्ट बनाते हैं। ये पूरा जो बनेगा, हमने क्या बताया था, ZN को इट इज दिखा देना है, ठीक है। ये A है और अगर ये B है तो IN का डायरेक्शन जिधर होता है करंट सोर्स का डायरेक्शन B टू A के करस्पॉन्डिंग, तो IN हमको कितना मिल गया है, दैट इज 0.21929 एट द एंगल 115.55 एम्पियर, और यहाँ पे ZN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल गई, व्हाट अबाउट ZN, कहाँ गया ZN जी, अभी हमने निकाला था। ZN की वैल्यू 8.3826 एट द एंगल -69 एक बार रीचेक जरूर कर लेना इसकी वैल्यू को, ठीक है। ये 69 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, -69 हो सकता है, -67 आ जाए किसी में, ठीक है। तो 6, ये तो मैग्नीट्यूड तो सही है, एक बार इसको रीचेक जरूर कर लेना। खैर, प्रोसीजर समझ में आ गया कि कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, पहले बना लो इसको जल्दी से। इक्विवेलेंट बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है, और ये सर्किट कैसा दिया हुआ है, ये देखो ओम में दिया हुआ है और ये एल की वैल्यू दी हुई है, एल इज इक्वल टू 3/√2 हेनरी। अब इसको पकड़ते हैं पहले, जो ET की वैल्यू है आप इसको EM sin ओमेगा t से कंपेयर कर सकते हैं। EM की वैल्यू 10 है, और व्हाट अबाउट ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ये पीक वैल्यू दी हुई है। कौन सी वैल्यू दी हुई है, पीक वैल्यू। देखिए अगर आप IES और गेट के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, या UPSC करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, तो हमको जो भी सर्किट होता है उसको अगर सॉल्व करना है सब्जेक्टिव वे में, आंसर तो खैर बाद में सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस पूरे होल सर्किट को RMS में ना फेजर में जो जब चेंज करते हैं, तो ऐसे देखो, जब पूरे सर्किट को इसमें कन्वर्ट करना, पहला टारगेट क्या होगा, फेजर में कन्वर्ट करना। तो फेजर में कन्वर्ट करने के लिए तो पहला टारगेट ये है कि ठीक है जो भी आएगा ये तो पहले हम इसमें फोकस कर लेते हैं। 6/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3√2, तो ये तो 3√2 ओम, कोई दिक्कत नहीं। इनके करस्पॉन्डिंग भी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे जो ZL होगा, ZL की वैल्यू होगी J ओमेगा एल के करस्पॉन्डिंग, ओमेगा की वैल्यू कितनी 2, L ये 3/√2, तो J 3√2 हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अगर आप ये ZL लिखेंगे तो ZL की वैल्यू क्या आ गई, प्लस J 3√2 ओम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, सोचने की ज़रूरत यहाँ पे है कि आप किस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। अगर बड़े एग्ज़ाम के मतलब IES UPSC करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू लिखनी है वो RMS वैल्यू लिख करस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि IEEE के करस्पॉन्डिंग चला जाता है वहाँ पे। अगर जैसे कहने का मतलब है कि जो फेज़र है ना, जैसे यहाँ पे जो VS लिखेंगे, VS की वैल्यू VM एट द एंगल 0, या जो भी अगर 0 लेके चलना तो 0 लेके, ये वाली जो VM में नहीं ले सकते, बल्कि ये VS दिस इक्वल टू फेजर में जो स्टैंडर्ड है RMS एट द एंगल 0, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखना है वो RMS के करस्पॉन्डिंग चलना है।
फिर बाद में भले करंट जो भी आए वो फिर IM के करस्पॉन्ड लिख लो। अगर ऑलरेडी वो RMS वैल्यू दे रखी है, बोल रखा है कि ये RMS है, यहाँ पे लिख दें RMS, तब तो इसका मतलब RMS में कोई दिक्कत नहीं, √2 से डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट करते चले जाओ और लास्ट में RMS में ही वैल्यू निकाल दो। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वो पीक वैल्यू होती है, अगर सर्किट के करस्पॉन्ड लिखा है तो। ठीक है, याद रखना, अगर ये सर्किट के करस्पॉन्डिंग है तो वो पीक वैल्यू दिया रहता है जनरली। अगर RMS वैल्यू है तो वहाँ पे लिख देगा RMS। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसको लेके चलना है। हमको हम जो कि स्टडी कर रहे हैं IAS और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या UPSC कर करस्पॉन्डिंग, तो हमको सब्जेक्टिव वे में कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, RMS वैल्यू, मतलब इसको इसके प्रकार से, ये वाला नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। वैसे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको तो फिर जैसे ये ET की वैल्यू EM sin ओमेगा t, उसी तरीके से IN की वैल्यू जब आएगी तो वो भी जो भी आए यहाँ पे IM sin या जो भी आएगा ओमेगा t प्लस थीटा, जो भी प्लस माइनस आए, जो भी आए वो IM में ही पुट करना है। अगर इसको लेके भी चलेंगे कि VM एट द एंगल, तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और फाइनल आंसर उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कहने का मतलब है कि IN कुछ इस टाइप का आ जाए, ये INT हो गया ना, IN कुछ इस टाइप का आ जाए, फाइनली IM एट द एंगल जो भी आ जाए 45 या कुछ इस टाइप का, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन अगर आपने ये वाला लेके चला है तब जो वैल्यू आएगी वो कुछ और ही आएगी, तो वो RMS वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पे IM नहीं आएगी बल्कि IRMS जो भी आएगी, तब उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा IM में। ठीक है, ज़्यादा समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा बहुत समझ तो आया होगा, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, सिंपली इसको भूल जाओ। छोटे मोटे एग्जाम में तो चल जाता है, SSC JEE में तो कैसे भी चल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम में स्पेशली सब्जेक्टिव वे में जहाँ लिखना होता है वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे एक एक चीज़ मैटर कर जाती है। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। तो VS की वैल्यू यहाँ पे कितना, देखो ये EM है, पीक वैल्यू दी हुई है, पीक वैल्यू कितनी 10, तो RMS वैल्यू क्या होगी, VRMS दिस इक्वल टू क्या होता है VM/√2। ठीक है, तो VRMS VM/√2 का तो 10/√2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10/√2 एट द एंगल 0, तो ये क्या मतलब 5√2 एट द एंगल 0 डिग्री, रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एट द एंगल 5√2 एट द एंगल 0 डिग्री, तो ये VS हो गया। तो ये हो गया टाइम डोमेन से हमने कहाँ आ गए, फेजर डोमेन में। ठीक है, पहली बात क्लियर है। चलिए फेजर डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट क्या हुआ, तो क्लियर है ना कि VRMS से चेंज कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो भी पूछा है कि हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाएंगे। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए, सिंपली ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ISC IN निकालेंगे, जिसको ISC बोलते हैं, इसी फोकस करना है। ठीक है, तो इसको ग्राउंडेड कर दो और इसको V1 मान लो, नहीं इसको V1 और इसको ग्राउंडेड, वोल्टेज I1 ये I2 और इधर IN है। ठीक है, पहली बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। चलिए नोडल लगाते हैं, KCL एट नोड 1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस IN दिस इक्वल टू 0, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए, ये 0 वोल्टेज है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो ये सिंपली दिख रहा है 0 वोल्ट। I2 की वैल्यू क्या होगी 0, अगर दिक्कत हो रही है तो पहले तो I1 लिखो, V1 नहीं, V1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप KCL लगा देते, नहीं यहाँ से KVL, क्यों, क्योंकि I2 की वैल्यू तो 0 हो गई। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर नोडल से देखो तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई जो भी लिखो ZL, क्या मिलेगा 0, तो I1 दिस इक्वल टू माइनस IN, तो इसका मतलब ये हुआ कि IN, इसमें I1 किसके करस्पॉन्डिंग माइनस IN, तो IN का डायरेक्शन कैसा हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। पहले तो क्लियर है, तो सिंपली इस सर्किट में घूम जाओ, नहीं तो ये प्लस माइनस, चलो तो ये हो जाएगा -5√2 एट द एंगल 0 प्लस 3√2 IN दिस इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट IN,
आई एन की वैल्यू 5√2 डिवाइड बाई 3√2, तो 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ये जो करंट है वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, 5/3 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, नॉर्टन करंट हमको मिल गई। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। दूसरा बना लो पहले जल्दी से। अगर VTH निकालना हो तो क्या होगा। ठीक है, पहले जो जो निकल के आया है उसको लिखते जाओ। आई एन की वैल्यू जो हमने निकाली है 5/3 एट द एंगल 0। अगर VTH भी निकालना हो तो क्या होगा, थोड़ा हम ये भी देखना चाहते हैं कि ठीक है VTH उस केस में क्या बनेगा। अगर VTH निकालना हो तो ये बताइए, इस सर्किट में घूम जाओ। अगर हमने करंट I मान ली तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, तो 5√2 एट द एंगल 0 प्लस 3√2I प्लस 3√2I इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू मिलेगी 5√2 डिवाइड बाई एट द एंगल 0 डिवाइड बाई, नीचे क्या मिलेगा 3√2 कॉमन ले लो 1 प्लस जी, √2 कैंसिल, 5/3 और ये एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 1 प्लस जे का मतलब √2 एट द एंगल 45 डिग्री। नहीं करके देख लो, √2 एट द एंगल 45। अच्छा ठीक है, तो 5/3√2 एट द एंगल -45, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी, सब सही है ना जी, ये हो गई हमारी आई की वैल्यू। हमारा टारगेट क्या है, VTH। तो VTH की वैल्यू देखो, करंट का डायरेक्शन कैसा है, प्लस से माइनस की तरफ, और ये भी क्या है प्लस माइनस, नहीं तो सेम वोल्टेज ये मिलेगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस J 3√2 और इंटू 5/3√2 एट द एंगल -45। तो VTH की वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल, और J प्लस J का मतलब क्या आता है 1 एट द एंगल 90 डिग्री। अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे प्लस 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या मिला 5 एट द एंगल -45, तो फाइनली 5 एट द एंगल प्लस 45 डिग्री, तो दैट इज VTH। ठीक है, तो VTH को भी लिख लेते हैं। बना लो पहले इसको, फिर फोकस करेंगे किस पे, ZTH पे, या ZTH मीन्स ZN। चलिए एक सेकेंड, जब कन्वर्ट करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा, सब वैल्यू लिख तो लिया है ना, ठीक है। हाँ, ये कितना आ गया था, ये जो आया था प्लस माइनस में, और ये कितना था 3√2 ओम। हाँ, इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस टू 0। और ये क्या है, इंडक्टर प्लस J 3√2 ओम, ये A, और ये क्या है B। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, मोटिव यही है, मोटिव हमारा तो यही है। ठीक है, चलिए, तो चाहे Z इक्विवेलेंट बोलें, चाहे ZN बोलें, चाहे ZTH बोलें, ये सभी की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है, बस दोनों पैरेलल हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ZN की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल, तो 3√2 J 3√2 डिवाइड बाई 3√2 प्लस J 3√2। ठीक है, तो J 3√2 डिवाइड बाई, नीचे से 1 प्लस J से बचेगा, क्योंकि 3√2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, ऊपर J 3√2 डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, ये √2 एट द एंगल प्लस 45, तो √2 से √2 कैंसिल, 3 इस J की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी,
प्लस 19 है, तो 3 एट द एंगल माइनस 45 डिग्री, तो ये हो गया जेड एन, सॉरी प्लस 45 हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि जेड एन की वैल्यू या जेड टी एच की वैल्यू की बात करें तो 3 एट द एंगल प्लस 45। इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखो, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 3, देखो दैट इज 2.1213 प्लस 2.12132, ये जे के करस्पॉन्डिंग। अगर आपसे कोई बोले कंपेयर करने के लिए, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज आर टी एच, क्योंकि देखो जेड टी एच को हम आर टी एच प्लस क्या लिख सकते हैं, जे एक्स टी एच। नहीं, यहां से आर टी एच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, आर टी एच या आर एन, बोथ आर सेम थिंग। 2.1213 और एक्स टी एच की वैल्यू या एक्स एन की वैल्यू दैट इज ये भी सेम 1213, यही है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है कि नहीं। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना आर एन प्लस एक्स एन के करस्पॉन्डिंग। इसको भी एक्स एन का मतलब क्या होता है, ओमेगा, और ये 2.1213, तो एक्स एल टी एच भी बोल सकते हैं इसको। एल टी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.1213 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो 2.1213 डिवाइड बाई 2, ये कितना रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, ये 1.106065 हेनरी, ठीक है। तो एल टी एच की वैल्यू आ गई 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। तो पहली बात जो हम करना चाह रहे थे, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से बनाओ। अब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं जेड एट, क्योंकि देखो हमारा सर्किट किससे करस्पॉन्डिंग है, ईटी करस्पॉन्डिंग है, टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे थेवेनिन इक्विवेलेंट का चाहे नॉर्टन इक्विवेलेंट का, वो सब किसके करस्पॉन्डिंग होगा, टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग। जो कैसे करेंगे, ये तो कर लिया होगा। चलिए, पहला टारगेट कि जो वी टी एच आया था, वी टी एच की वैल्यू जो आई है वो कौन सी है, वी टी एच आर एम एस है। ये जो आपने लिखा है फेजर में आर एम एस है, जो भी है एंगल 45 है, जो भी है 45 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं 5 एट द एंगल प्लस 45 डिग्री। तो पहला तो वी टी एच का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। पहला हमारा टारगेट क्या होगा, वी एम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग। हमने बताया था कि अगर आई आर एम एस लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, ई एम बाई √2। तो इसका मतलब अगर ई एम लिखना हो तो √2 इंटू, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज वी टी एच आर एम एस। तो फाइनली 5 में √2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एट द एंगल 45 डिग्री। अब इससे बनाएंगे ई थेवेनिन, ये तो फेजर डोमेन था, अब टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग। तो 5 √2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, क्लियर है कि नहीं, ऐसे बनेगा। इसी तरीके से आई एन जो है, पहले कैपिटल आई एन लिखो, कैपिटल आई एन अगर आर एम, ये जो वैल्यू है ऐसे लिखा हुआ है, ये कितना है, कितनी थी, 5/3 एट द एंगल 0 डिग्री। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये है एक्चुअली कौन सी, आर एम एस वैल्यू, ये आर एम एस वैल्यू है। अगर इसको पीक वैल्यू में लिखना है तो ये देखिए आई एन पीक के करस्पॉन्डिंग या मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग बात करें तो 5/3 एट √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बताइए आई टी की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 5/3 √2 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे 2 था ना, तो ये तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, दैट इज 2t, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दैट इज 2t, और एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। तो पहले वी टी एच करस्पॉन्डिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट जो होगा ऐसे बना सकते थे, ये हो गया
VTH विथ टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग कितना आया है, ये आया 5√2 साइन 2t प्लस 45 डिग्री प्लस माइनस, और RTH की वैल्यू कितनी है 2.1213, ये RTH या इसको बोल सकते हैं, देखो RTH, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस करस्पॉन्डिंग लिखा है तो इस वजह से अगर इंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग दिखाना चाहेंगे तो LTH के करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू कितनी आई है 1.0606 हेनरी। ठीक है, अगर आप XTH के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 2.1213 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट। ये जो हमने बनाया किसके करस्पॉन्डिंग, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में रहता है उसी करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट बनाया जाता है, हमेशा याद रखना। अगर ये फेजर ये जो है एक्स के रूप में लिखा रहता तो आप इसको किसके बनाते एक्स के रूप में, तब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो, तो ये थोड़ा सा लगे कि ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा, करंट को दिखाना। तो करंट के लिए ठीक वही, यहाँ पे पहले तो जो भी है यहाँ पे भी RN वही पैरेलल में दिखाते हैं ना, रेजिस्टेंस, और ये लाइक दिस वन, ये A और ये B 2.1213 RTH और ये 1.06065 जो भी है हेनरी, दैट इज LTH। और डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी हो गई, IT की वैल्यू दैट इज 5/3√2 साइन 2t प्लस 0 डिग्री, 2t बस इतना एम्पियर, बस इतना लिख दो। तो ये जो बना हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है, नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन क्लियर है कि नहीं। तो आपने देखा क्या, अगर क्वेश्चन में ET करस्पॉन्डिंग है और एग्जाम किसका दे रहे हैं वो भी मैटर कर जाता है। अगर आप IES के सब्जेक्टिव में बैठे हैं, गेट में हैं, या गेट में तो खैर ऑब्जेक्टिव आता है उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, या UPSC में बैठे हैं, तो इन दोनों में ही स्टैंडर्ड फॉर्मेशन लेके चलना पड़ता है सबको। जो भी वैल्यू ये EM ये जो RMS में सॉरी पीक वैल्यू में दिया हो तो हमने RMS में चेंज करके पहले फेजर में कन्वर्ट किया। फेजर में हमेशा रखना RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर लास्ट में फिर ला के हमको किसमें कर देना है, लास्ट में हमको फिर से पीक वैल्यू में। देखो ये वैल्यू पीक वैल्यू है ना, ये पीक वैल्यू करस्पॉन्डिंग है, ये पीक वैल्यू, मतलब जो भी अगर RMS बोल देता तो RMS के करस्पॉन्डिंग तब तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, खैर बना लो इसको।